शिलालेख हो गया था ना। चलिए, पीडीएफ मिला? नहीं मिला? पीडीएफ आया है? भेज, प्रिंट पे भेज। चलिए, थोड़ा देर वेट कर लो, आ जाएगा तुरंत। आए, मिलेगा मिलेगा ये बात। क्या कह रही हैं आप? चलिए, अशोक का शिलालेख था, उसके साथ साथ अशोक ने स्तंभ लेख भी खुदवाए थे। स्तंभ मतलब पिलर इंस्क्रिप्शन, पिलर पे बहुत सारे धम्म की घोषणा किए थे तुम्हारा। सबसे ज्यादा जो लिपि का यूज किया गया था अशोक के स्तंभ लेख में या शिला लेख में, वो ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया था। देखिएगा अशोक के स्तंभ लेख में, तो अशोक के स्तंभ लेख में दक्षिण बिहार का जो गया जिला है, जो जहानाबाद का नाम सुने होंगे आप लोग, जो जहानाबाद है, जहानाबाद में एक पहाड़ी पड़ती है, बराबर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बराबर। बिहार स्पेशल में बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बराबर की गुफा जो है तुम्हारा, वो बिहार के किस जिले में है? तो कहां पे है तुम्हारा? जहानाबाद। गया और जहानाबाद के बॉर्डर पे है तुम्हारा। तो बराबर की पहाड़ी में तुमको देखने को मिलेगा, कहा जाता है कि 3 दीवारों पर, बराबर की जो पहाड़ी है उसके 3 दीवारों पर अशोक के लेख प्राप्त हुए हैं। जो अशोक ने धर्म की जो घोषणा किया था तुम्हारा, उसमें बराबर की गुफा जो है, हालांकि बराबर की गुफाओं में जो मेनली रहते थे वो आजीवक संप्रदाय के लोग रहते थे। अशोक और उसके एगो पौत्र थे, मतलब पोता थे, जिनका नाम था दशरथ। और कहा जाता है कि अशोक और दशरथ ने बहुत सारे गुफाओं का निर्माण जो है तुम्हारा बिहार के क्षेत्र में करवाया था, जिसमें बराबर की गुफा है, नागार्जुनी गुफा है, सुदामा गुफा है, बहुत सारा गुफा है तुम्हारा। और उसके दीवारों पर जो है, स्तंभ पर जो है, बहुत सारे लेख लिखवाए गए थे। तो अशोक के जो लेख तुमको देखने को मिलेगा वो बराबर की गुफाओं में तीनों दीवार पे आपको देखने को मिलेगा, जिसकी भाषा कहा गया कि प्रकृति भाषा में लिखा गया तुम्हारा। और जो लिपि यूज की गई तुम्हारा वो ब्राह्मी लिपि थी तुम्हारा। अशोक का 2 स्तंभ लेख, एक शहबाज गढ़ी और एक तुम्हारा मान सेहरा, ये जो 2 स्तंभ लेख है, ये जो 2 लेख है, उसकी लिपि ब्राह्मी में ना होकर के किसमें है तुम्हारा? खरोष्ठी में। किसमें है तुम्हारा? खरोष्ठी में। आपसे पूछेगा कि अशोक के कितने ऐसे लेख हैं जिसमें तुम्हारा ब्राह्मी लिपि का यूज ना करके खरोष्ठी लिपि का यूज किया गया? तो 2 है। पहला कौन सा? शहबाजगढ़ी, और दूसरा तुम्हारा मानसेहरा। दूसरा तुम्हारा मानसेहरा। ये भारत वाले क्षेत्र में नहीं पड़ता है तुम्हारा, वर्तमान के पाकिस्तान वाले इलाके में पड़ता है तुम्हारा। और दोनों जो है तुम्हारा वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया। इससे एक बात ये पता चलता है कि जिस क्षेत्र का जैसा लैंग्वेज होता था, उसी लैंग्वेज में अशोक ने अपने स्तंभ लेख को या शिलालेख को खुदवाए थे। क्योंकि अब मान लो कि बिहार वाले क्षेत्र में और ब्राह्मी लिपि में यूज किया गया और प्राकृतिक भाषा में यूज किया गया, और जो वर्तमान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला इलाका है वहां पे तुम्हारा खरोष्ठी लिपि का यूज किया गया, ताकि जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाया जाए तुम्हारा। जब आगे देखिएगा, और ये जो लिपि है खरोष्ठी लिपि जो है वो दाई से बाई ओर लिखी जाती है तुम्हारा। जब आगे देखोगे तो तक्षशिला का नाम सुने होंगे आप लोग। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जहां से चाणक्य हुआ करते थे, तो तक्षशिला कहां? पाकिस्तान वाले इलाके में पड़ता है तुम्हारा। तक्षशिला से
अरमाइक लिपि में लिखा गया एक अभिलेख मिला है तुम्हारा। जो तक्षशिला में अशोक के अभिलेख मिले हैं वो तुम्हारा अरामाइक लिपि में लिखा गया है। कंधार के पास सेरुकुना नामक एक स्थान है, वहां पे जो आपको मिला है, वहां पे मिला है तुम्हारा यूनानी तथा अरामाइक द्विभाषीय अभिलेख में पता चला है। जो सेरुकुना नामक स्थान है कंधार, कंधार बोले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, वहां पे जो इसके लेख मिले हैं, जो स्तंभ लेख मिले हैं, वहां पे आपको भाई साहब यूनानी और अरामाइक दोनों लिपि में लिखा हुआ मिला है। जब आगे देखिएगा तो अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कहा जाता है कि 7 है, जो 6 अलग अलग स्थानों पे तुम्हारा देखने को मिलता है, जिसमें से बिहार भी है। ये जो 6 जो है तुम्हारा, एक तुम्हारा टोपरा नामक जगह है, जो टोपरा स्तंभ लेख है, ये कहां पे तुम्हारा उत्तर प्रदेश में। मेरठ का नाम जरूर सुने होंगे आप लोग, मेरठ कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। प्रयाग का नाम सुना होगा, प्रयाग कहां पे? उत्तर प्रदेश तुम्हारा। और 2 जगह है, एक तुम्हारा लोरिया अरेराज और एक तुम्हारा लोरिया नंदनगढ़। ये जो अरेराज और नंदनगढ़ है ये तुम्हारा बिहार के पश्चिमी चंपारण वाले इलाके में देखने को मिलेगा। और ये जो रामपुरवा है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है एग्जाम में, रामपुरवा भी जो है ये भी चंपारण वाले इलाके में, और ये भी तुम्हारा बिहार वाले ही जगह पे देखने को मिलेगा। तो पहला कौन सा तुम्हारा? टोपरा। पहला कौन सा? टोपरा। दूसरा मेरठ, तीसरा प्रयाग, चौथा अरेराज। इतना ध्यान में नहीं, बस इसको याद रखना। कौन सा? अरेराज, पांचवा नंदनगढ़ और छठा रामपुरवा। छठा रामपुरवा। ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 2 गो एक साथ है तुम्हारा, तो 7 को संख्या यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगी। पहला फिर से बोलना, पहला कौन सा? टोपरा, दूसरा मेरठ, तीसरा प्रयाग, चौथा अरेराज, पांचवा नंदनगढ़, छठा रामपुरवा। यहीं पे एगो और है तुम्हारा। और ये जो 3 आपको देखने को मिलेगा ये किस क्षेत्र में? बिहार में। और ये 3 को कहां देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश। कहां देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश। जिसे बताना कै गो स्तंभ लेख तुम्हारा? 7 गो। पहला कौन सा? पहला टोपरा, पहला टोपरा, दूसरा मेरठ, तीसरा चौथा अरेराज ना, चौथा अरेरा, पांचवा नंदनगढ़ ना, छठा रामपुरवा। छठा राम, 3 गो यूपी और 3 गो बिहार। 3 गो यूपी और 3 गो बिहार। समझ आ रहा है हमारी बात तुम्हारा? अब जब आगे देखिएगा, कहा जाता है कि अशोक के बाद जो इसके शासक हुए, जो प्रवर्ती शासक हुए, अशोक 232 बीसी में सत्ता से हटता है, उसकी मृत्यु होती है। उसके बाद जो शासक हुए तो उसमें बौद्धिस्ट के अनुसार और पुराणों के अनुसार दोनों में बड़ी कन्फ्लिक्ट है। जो तुम्हारा पुराण में कहा गया, उसमें कहा गया कि अशोक के बाद करीब करीब 10 शासक का चर्चा किया गया है मौर्य वंश में। और वही यदि दिव्यावदान एक ग्रंथ है तुम्हारा बौद्ध धर्म का, और उसके अनुसार जो देखा गया है तुम्हारा, इसमें 6 शासक के बारे में बताया गया है। यानी बौद्ध धर्म कहता है कि अशोक के बाद जो मौर्य वंश के राजा हुए वो 6 राजा हुए, और पुराण कहता है कि 6 नहीं, उसकी संख्या जो है 1 से लेकर के 10 तक थी तुम्हारा, यानी करीब करीब 10 गो हुआ। जो 6 शासक के बारे में बता रहा है वो बौद्ध ग्रंथ एक दिव्यावदान है, इसके अनुसार बता रहा है। और जो 1 से 10 बता रहा है तुम्हारा, वो किस में बताया जा रहा है? पुराणों में बताया जा रहा है। हालांकि ज्यादा जो वैल्यू दिया जाता है वो तुम्हारा बौद्धिस्ट को दिया जाता है, क्योंकि अशोक खुद एक बहुत बड़े बौद्ध धर्मी थे। तो इसके फैसले को, यानी बौद्ध धर्म के ग्रंथ के अनुसार जो बातें कही गई है उसको सत्यता के अनुसार माना गया है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कहा जाता है कि बृहद्रथ था। बृहद्रथ अंतिम साम्राज्य था, जिसकी कहता है 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या उसकी सेनापति हुआ करता था, जिस सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है तुम्हारा बृहद्रथ को मार करके मगध वाले क्षेत्र में एक नया वंश बनाया, और वो कौन सा वंश बना तुम्हारा? शुंग वंश बना। कौन सा वंश बना तुम्हारा? शुंग वंश बना। क्लियर है तुम्हारा? और शुंग वंश की स्थापना किसने की तुम्हारा? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने। क्लियर है तुम्हारा?
अब ध्यान से देखिएगा, जो 6 गो जो दिव्यावदान में बताया गया, जो अशोक के बाद जो 6 राजा हुआ तुम्हारा, उसमें से एक का नाम टोपरा रखा गया, एक का नाम सालीसुक रखा गया, एक का नाम सतधनुष रखा गया, एक का नाम संप्रति रखा गया, एक का नाम देववर्मन रखा गया, और जो अंतिम था वो कौन था? वृद्धरथ था। तो अंतिम शासक पुराण में भी वृद्धरथ को ही बताया गया है, और इसमें भी दिव्यावदान में भी वृद्धरथ को ही बताया गया है, लेकिन संख्या जो है दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। पुराणों में 10 के करीब बताया गया है, और बौद्ध ग्रंथ में कितने को बताया गया है? 6 को बताया गया है। हो सकता है नाम पूछे, और नाम अधिकतर ये संप्रति का पूछा जाता है तुम्हारा, वृद्धरथ तो पूछा ही जाता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म के अनुसार, और बौद्ध ग्रंथ बोलेगा तो कौन सा ग्रंथ? क्या बोलिएगा? दिव्यावदान। क्या बोलिएगा? दिव्यावदान। दिव्यावदान के अनुसार अशोक के बाद मौर्य में कितने शासक हुए थे? कितने हुए? 6 हुए। पहला कौन सा? टोपरा, दूसरा सालीसुक, तीसरा सतधनुष, चौथा संप्रति तुम्हारा देववर्मन, और वृद्धरथ। समझ आ रहा है हमारी बात? अब ध्यान से समझो। अब जो हम बोले कि दोनों गुफाएं आपको देखने को मिलेगी बिहार के क्षेत्र में, एक तुम्हारा बराबर की गुफा और दूसरा तुम्हारा नागार्जुनी की गुफा। दोनों गुफाएं तुम्हारा अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए, आजीवक संप्रदाय और बौद्ध भिक्षुओं के वर्षावास, वर्षावास मतलब जो जहां पे लोग रहते थे, वर्ष भर जहां पे वास करते थे वो लोग, तो इसके लिए तुम्हारा नागार्जुन पहाड़ी एवं बराबर की पहाड़ी की एकास्मक चट्टानों को कटवाकर दोनों में शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया। जो बराबर की गुफा है और जो नागार्जुन का गुफा है, ये दोनों गुफा जो है वो चट्टानों को काट करके बनाया गया है। और कहा जाता है कि मौर्य काल का जब वास्तुकला पढ़िएगा तो मौर्य काल के वास्तुकला में कहा जाता है कि चट्टानों की काटने की जो परंपरा शुरुआत हुआ तुम्हारा, और चट्टानों को काट करके रहने योग्य एक घर जैसा या गुफा जैसा बनाने की जो प्रक्रिया भारत के इतिहास में स्टार्ट होती है, वो मौर्य कला से होती है। बाद में अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, ये सब जितनी गुफाएं हैं इससे बाद की गुफाएं। पहला जो चट्टानों को काटने का साक्ष्य मिला है और जहां पे लोग रहते थे, वास करते थे, वो तुम्हारा बिहार के क्षेत्र से मिला है। और बिहार के क्षेत्र में 2 ऐसा गुफा है, पहला कौन सा? बराबर, और दूसरा तुम्हारा नागार्जुन। समझ आ रहा है हमारी बात? और इन दोनों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और भाई साहब किस संप्रदाय के लिए? आजीवक संप्रदाय और तुम्हारा बौद्ध भिक्षु। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि अशोक जो है बड़ा सेकुलर टाइप का इंसान था, बड़ा धर्मनिरपेक्ष टाइप का व्यक्ति था। वो सभी धर्म का आदर करते थे, बौद्ध धर्म को कुछ ज्यादा वैल्यू देते थे, लेकिन अन्य धर्म को भी बड़ा सत्कार करते थे। और कहा जाता है कि बराबर की गुफाओं में या नागार्जुनी के गुफाओं में सिर्फ आजीवक संप्रदाय और बौद्धों के बारे में नहीं पता चलता है, जैन के बारे में भी पता चलता है। जैन भिक्षु जो थे, जो जैन 2 पार्ट में बटा, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो श्वेतांबर के जो लोग थे, जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो लोग बराबर की गुफाओं में रहा करते थे। इससे एक बात ये पता चली है कि अशोक जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राजा था, एक पंथ निरपेक्ष राजा था, और उसके नजर में जितने भी धर्म थे वो पूरा का पूरा बराबर स्थिति में था तुम्हारा। लेकिन आपसे पूछेगा जो बनाया जो गया था वो जैनियों के लिए नहीं बनाया गया था, बनाया किसके लिए गया था? आजीवक संप्रदाय और बौद्ध भिक्षु। किसके द्वारा बनाया गया? अशोक के द्वारा। काएगो? एगो पहला कौन सा? बराबर, दूसरा तुम्हारा नागार्जुनी। समझ आ रहा है हमारी बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मौर्य काल की ये गुफाएं जहानाबाद, बिहार के किस जिला में? जहानाबाद जिला में स्थित है तुम्हारा। बराबर की जो गुफाएं है, कहा जाता है कि इसमें 4 गुफाएं देखने को मिलेगी, और जो नागार्जुन गुफाएं हैं उसमें 3 गुफाएं देखने को मिलेगी। बराबर की गुफाएं 4 पार्ट में है, और नागार्जुनी की जो गुफाएं हैं वो 3 पार्ट में है तुम्हारा। बराबर की गुफाओं के कहा जाता है कि 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागार्जुन पहाड़ी की गुफाओं को ही नागार्जुनी गुफाएं कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी की जो गुफाएं हैं, दोनों में जो डिस्टेंस है वो मात्र कितना का है? मतलब 1.5 किलोमीटर के अप्रोक्स में है तुम्हारा।
और दोनों वहीं पे आपको देखने को मिलेगा जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और हम क्या बोले थे, किसको काट करके बनाया गया था? चट्टानों को काट करके। किसको बनाया गया था? चट्टानों को काट करके। क्लियर है तुम्हारा? कोई दिक्कत नहीं। इसके पुत्र हम बोले थे कि अशोक के पुत्र का नाम क्या था तुम्हारा? दशरथ। और कहा जाता है कि जो 3 गुफाएं हैं, नागार्जुनी की जो 3 गुफाएं हैं, उसमें अशोक के बाद यदि काम किया तो वो तुम्हारा दशरथ के द्वारा करवाया गया था। तुम्हारा 3री सदी ईसा पूर्व में ये संबंधित है। स्वयं बौद्ध थे, लेकिन हम क्या बोले कि एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत उन्होंने विभिन्न संप्रदाय को भी उसमें रहने के लिए दिया। और उसमें से कौन है तुम्हारा? जैन संप्रदाय। कौन है तुम्हारा? जैन संप्रदाय। मतलब बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी की गुफाएं जो बिहार के जहानाबाद वाले क्षेत्र में पड़ता है, उस क्षेत्र में पहले ले लो ताकि हाईलाइट कर सको। एक आदमी और ले लो, एक आदमी इधर से दे दो। सर कल वाला क्वेश्चन लीक हो गया है। कल क्वेश्चन सुन तो हम भी रहे हैं कि नालंदा से क्वेश्चन आउट हुआ है। अब देखो, हम श्योर नहीं कह सकते हैं, श्योर कहना बेवकूफाना है। अच्छा, पीडीएफ नहीं मिला है? रोहित, रोहित पीडीएफ अभी पुलिस वाले, बिहार पुलिस वाले को डलवा दो। ये वाला जो ऑनलाइन आया है ना, इसको डलवा दीजिए। अच्छा, लीक हुआ है तो अब देखते क्या होता है, नहीं होता है। और क्वेश्चन तो हल्के हल्के था, और हमको लगता है कि कल, हालांकि हम यूट्यूब पे करवाए ही थे तुम्हारा, और बिहार स्पेशल से एवरेज 5-6 क्वेश्चन रहा हर एक जगह। पॉलिटी से करीब करीब 10-12 के अप्रोक्स में रहा एवरेज में। और पॉलिटी तो हम कहते हैं कि भाई साहब जो ये नोट्स पढ़ लिया होगा, मेरा नोट्स है बड़ा पतला नोट्स, लेकिन बड़ा कारगर नोट्स है वो। और उन नोट्स से यदि एक भी क्वेश्चन यदि बाहर पूछा हो तो हमको कहना मोछ मुड़वा लेंगे। इतना तगड़ा तुम्हारा नोट्स में हम लिखे हैं, रियल में कह रहे हैं भाई साहब, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और YouTube का जो भी सेशन किया होगा मेरा, और मेरा एक क्वेश्चन, हम बार बार कहते थे कि मेरा एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर होता है, क्योंकि हम बस टिक नहीं मारते थे, उसका फुल डिस्कशन कर देते थे। और बीपीएस आप लोग को भी कह रहे हैं, हम जितना हम करवाए हैं पॉलिटी में, यदि बढ़िया से सेशन कर लिए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतना तो थी से बिहार स्पेशल हमको लगता है कि 5000 क्वेश्चन करवाए होंगे। 5000 क्वेश्चन में 5 को क्वेश्चन नहीं फंसेगा, हो आराम से फंसेगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है? अब कुछ बातें को हाईलाइट कर लो, कुछ बातें को, जैसे हम बोले थे, इसको हाईलाइट करिए। ये इसको कर लीजिए। हम बोले थे ना, स्तंभ लेख काय गो है? काय गो है? 7 गो ना। कितने जगह पर? 6 जगह पर। अब पहला कौन था? टोपरा। पहला टोपरा, दूसरा मेरठ, तीसरा परिया, चौथा अरेरा, पांचवा नंदनगढ़, छठा रामपुरवा। 3 गो कहां पे? उत्तर प्रदेश। और 3 गो कहां पे? बिहार। 3 गो कहां पे? बिहार।
3 को कहां पे? उत्तर प्रदेश, यही था ना। उसके बाद इसका भी चर्चा कर लीजिएगा, जो 6 को जो शासक बताया गया है, और किस ग्रंथ के अनुसार? तुम्हारा दिव्यावदान के अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार। क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा। क्वेश्चन अब हल्का तो नहीं है पूछेगा, क्वेश्चन भारी हो सकता है या उसी लेवल में हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन बढ़िया है, जिसका 3 अगस्त को है, एगो 20 को है, एगो 23 को है, एगो 27 को है, एगो 30 को है, और एगो 3 को है। तो 20 वाले के पास तो उतना टाइम नहीं है, लेकिन 20 वाले का भी आज यूट्यूब पे कुछ खास होगा, और आज हम उसी पे लगे हुए थे। क्वेश्चन जो है तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट के अनुसार पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आज यूट्यूब पे करवाया जाएगा। 27 वाले, 30 वाले और 3 वाले, उसमें जिसका जिसका एग्जाम है वो थोड़ा सा साइंटिफिक होकर के थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाने का कोशिश करना, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम थोड़ा बहुत आगे बढ़ते जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और करंट में एक बात ध्यान में रखना है, करंट 2024 का भी देख लेना और 2025 का भी देख लेना। और करंट हम कहते हैं कि 2023 के दिसंबर से देखना, दिसंबर से लेकर के अब 25 के फरवरी महीना तक, फरवरी महीना तक देख लेना, उसी के अंदर आएगा तुम्हारा। करंट का वेटेज थोड़ा सा 1-2 गो बढ़ रहा है, तो उसमें देख लेना, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पढ़ने का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा? आगे बोले कि बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी गुफाएं किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। और ये बिहार के किस जिला में देखने को मिलेगा? जहानाबाद। किस जिला में? जहानाबाद। क्लियर है तुम्हारा? चट्टानों को काट कर बनाए जाने वाला भारत में पहला यदि मिलता है तो मौर्य काल में मिलता है तुम्हारा। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, हम क्या बोले कि बराबर की जो पहाड़ी है वो 4 गुफाओं में बटा हुआ है। 4 गुफाओं में एक का नाम कर्ण चोपर, एक का नाम लोमस ऋषि, एक का नाम तुम्हारा सुदामा, और एक का नाम विश्व झोपड़ी। मार लो चारों को कि बराबर की गुफा जो है बाइक का चाबी ये लेगा। है? क्या मांग रहा? काहे ला? देखना चलिए क्या कर सकते हो, गाड़ी। चलिए क्या तो कोई दिक्कत नहीं ना हो। तो पूछेगा बराबर की पहाड़ी कितने पार्ट में है? 4 पार्ट। पहला कौन सा? कर्ण चोपर, दूसरा लोमस ऋषि, तीसरा सुदामा, और चौथा विश्व झोपड़ी। चौथा विश्व झोपड़ी। इसमें सुदामा और लोमस ऋषि गुफाएं जो है वो चट्टानों को काटकर बनाई जाने वाली गुफाओं की वास्तुकला का सबसे आरंभिक उदाहरण है। समझ आ गया तुम्हारा? इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सा? सुदामा और लोमस ऋषि। सुदामा और लोमस। हो सकता है कि बराबर की गुफा ना दे करके ये वाला दे दे, ऐसा तो क्वेश्चन हो सकता है। बराबर की गुफा तो हम लोग समझ गए कि चट्टानों को काट करके बनाया गया, लेकिन ऑप्शन में बराबर की गुफा ना रहे, ई वाला दे दे, तो भाई साहब एगो तुम्हारा कौन सा? सुदामा, और दूसरा तुम्हारा लोमस ऋषि। क्लियर है तुम्हारा? अब मौर्यकालीन थोड़ा प्रशासन को देख लीजिए। हम बोले थे कि पाटलिपुत्र का जो अच्छा वर्णन किया गया है वो तुम्हारा इंडिका में किया गया, और इंडिका को लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य।
और किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध कब हुआ था? 305 बीसी में। कब हुआ था? 305 बीसी में। यही था तुम्हारा। इंडिका में जो मेगास्थनीज पाटलिपुत्र नहीं लिखता है, क्या लिखता है तुम्हारा? पोलीब्रोथा। क्या लिखता है? पोलीब्रोथा। क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिका में पाटलिपुत्र का नाम क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है? पोलीब्रोथा कहा गया है, जो इंडिका नामक पुस्तक में किया गया है। कहा जाता है कि मौर्य सत्ता में जब मौर्य काल की प्रशासन देखिएगा तो ज्यादातर केंद्रीकृत था। यहां लोकतंत्र नहीं थी, यहां राजतंत्र थी, और सारा का सारा पावर जो है वो राजा के पास हुआ करता था। हाँ, वो नहीं था कि भाई साहब राजा डिक्टेटरशिप था, जितने भी रूलर आए इसमें वो लोकतंत्र ना हो करके भी कहा जाता है कि प्रजातंत्र के तरह ही काम किया, लेकिन केंद्रीयकरण था ज्यादा, राजा के पास ज्यादा शक्ति थी तुम्हारा। लेकिन राजा निरंकुश नहीं हुआ करता था, राजा बड़ा अच्छा छवि का हुआ करता था। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बृहद्रथ तक के बारे में पढ़िएगा तो वहां तक आपको अच्छा छवि का, अच्छा कैरेक्टर का रूलर देखने को मिलेगा। मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ। ह्रास मतलब लोकतंत्र नहीं के बराबर था तुम्हारा, और जो चलता था वो क्या चलता था तुम्हारा? राजतंत्र चलता था, यानी राजतंत्रात्मक पद्धति तुम्हारा मौर्य काल में हुआ करती थी तुम्हारा। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिया था। ये पूछता है कि भाई साहब सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? कौटिल्य ने। कौटिल्य बोले तो चाणक्य ने तुम्हारा। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा कि सप्तांग सिद्धांत जो है तुम्हारा ये किसके द्वारा दिया गया था? तो चाणक्य के द्वारा दिया गया था, यानी कौटिल्य के द्वारा दिया गया था। अभी तुरंत चल जाएगा पीडीएफ, अभी तुरंत चल जाएगा, हम बोल दिए। क्लियर है तुम्हारा? और जो 7 अंग बताया गया, एक राज्य, बढ़िया राज्य कैसे होता है, तो उसमें जो 7 अंग बताया गया, पहला बताया गया कि पहले नंबर पे राजा होता है, और कहा गया कि जिस प्रकार मनुष्य के 7 अंग बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी आधार पर यह सप्तांग दिया गया था। तो पहला मुख को जो दर्शाया गया है, जो मुंह को दर्शाया गया है, वो राजा को दर्शाया गया है। तो पहला बोला कि राजा होगा, उसका जीवन अमात्य के बिना निरंकुश, यानी मतलब है ही नहीं। अमात्य बोले तो मंत्री। अमात्य किसको कहा जाता था? मंत्री को कहा जाता था। तो बोला कि भाई साहब राजा को सहायता करने के लिए अमात्य होगा, और जो दोनों काम करेगा वो किसके लिए काम करेगा? जनपद के लिए। किसके लिए काम करेगा? जनपद मतलब लोगों के लिए काम करेगा। इससे भी बड़ा कि वो ही राज्य अच्छा है जिसके दुर्ग बहुत बढ़िया है। मतलब दुर्ग बोले तो किला, मतलब कि किला जिसके बढ़िया है, और दुर्ग जो है वो शरीर के थाई को बताया गया है। थाई बोले तो जांग को दर्शाया गया है तुम्हारा। कोष, कोष बोले तो पैसा, बोला वही राज्य अच्छा होगा जिसके पास पैसे होंगे। कमी यदि हुआ तो राज्य की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी, और राज्य की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई तो राज्य की सैन्य व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, और सैन्य व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी तो उस राज्य का प्रजा जो होगा वो हो सकता है कि राजा पे हावी हो जाए। तो इसीलिए पैसा रहना बड़ी जरूरी है। और दूसरा, पैसा रहेगा तो और कौन रहेगा? सेना रहेगा, और सेना रहेगा तो उसके बाद मित्र को दर्शाया गया है, और मित्र जो दर्शाया गया वो फिंगर को दर्शाया गया है। बोला कि भाई साहब कि यदि राज्य को बढ़िया करना है तो बगल में जितने भी राज्य हैं, जो चारों चौहत्ती में जितने राज्य हैं, उसमें जितने भी राजा है उसको मित्र बना के रखो, तो तुम्हारा राज्य अपने आप सुरक्षित रहेगा तुम्हारा। और ये 7 चीज जो है तुम्हारा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है, जिसको कौन सा सिद्धांत कहा गया? सप्तांग सिद्धांत। तो पूछेगा आपसे कि सप्तांग सिद्धांत का चर्चा किसने किया था? किसने किया? चाणक्य ने। किसमें किया? अर्थशास्त्र में। किसमें किया? अर्थशास्त्र में। 7 अंगों के बारे में बताया गया। पहला कौन सा? राजा। दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा सेना, सातवां मित्र। फिर से बोलना, पहला राजा, पहला राजा, पहला राजा, दूसरा अमात्य, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा छठा,
सातवां सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? चाणक्य। किस किताब में? अर्थशास्त्र में। और कौन सा सिद्धांत कहा गया? सप्तांग। कौन सा सिद्धांत कहा गया? सप्तांग। समझ आ रहा है मेरा बात पूरा? अब ध्यान से देखोगे तो मौर्य काल की राजधानी के बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि जब तक अशोक था तो उस समय राजधानी पटना यानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, लेकिन अशोक के समय काल में चारों साइड बहुत सारी प्रांतीय राजधानी बनाई गई थी। प्रांतीय राजधानी मतलब जैसे देश का एक राजधानी होता है, और देश का एक राजधानी बोले तो हम भारत का राजधानी कहाँ है? दिल्ली। लेकिन भारत में तो बहुत सारा प्रांत है तुम्हारा। प्रांत बोले तो राज्य है। भारत में कितने राज्य? 28 गो राज्य है। तो 28 राज्य का अपना अलग अलग राजधानी है कि नहीं? बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना है। भाई साहब तो सेम तुम्हारा इस प्रकार बोला कि पूरे मगध का जो राजधानी होगा वो पाटलिपुत्र होगा, लेकिन मगध के जो छोटे मोटे प्रांत होंगे उसका भी एक राजधानी बना दिया जाए। अब ध्यान से समझिएगा, जो सबसे प्राच्य था, जो सबसे मेन था, वो कौन था तुम्हारा? पाटलिपुत्र। जो उत्तर वाला क्षेत्र था मगध का, उत्तर वाला क्षेत्र इसीलिए हम कह रहे क्योंकि जब ब्याह करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य का उस महिला से, नाम क्या था याद है? हेलेना नाम था या कार्नेलिया कहिए। तो हमारे यहां तिलक की परंपरा शुरू से रही है, और तिलक की परंपरा भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य को जो है अफगानिस्तान तक का क्षेत्र जो है वो तुम्हारा तिलक के रूप में मिला था। 4 गो क्षेत्र मिला था तुम्हारा, और उसमें अफगानिस्तान तक का बॉर्डर टच होता था। तो उत्तर वाला सीमा मगध का तुम्हारा अफगानिस्तान को टच करता था, दक्षिण वाला सीमा कर्नाटक तक को टच करता तुम्हारा। तो उत्तरापथ की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? तक्षशिला। जो दक्षिणापथ हुआ था कौन सा? स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी पहाड़ी है तुम्हारा, और ये कहां पे आपको मिलेगा? काटो इसको, कर्नाटक। कर्नाटक स्वर्णगिरी कहां देखने को मिलेगा? कर्नाटक। क्लियर है तुम्हारा? उसके बाद जो पश्चिम में देखिएगा तो अवंती वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। अवंती तक हम गए थे, और अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी ना। अवंती की राजधानी कौन थी? उज्जैन। और जब पूरब की ओर देखेगा तो पूरब कलिंग हुआ करता था। जो कलिंग का बॉर्डर था वो था तुम्हारा, और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। क्या थी तुम्हारा? तोसली। तो आपसे पूछेगा कि मौर्य काल के जो प्रांतीय राजधानी थे उसकी राजधानी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मेन कौन था तुम्हारा? पाटलिपुत्र। उत्तरापथ का कौन था? तक्षशिला। उत्तर का तक्षशिला, उत्तर का तक्षशिला। दक्षिण का स्वर्णगिरी, दक्षिण का स्वर्ण। पश्चिम का उज्जैन, पश्चिम का उज्जैन। पूरब का तोसली, पूरब का तोसली। फिर से बोलना, केंद्र में कौन? पाटलिपुत्र। केंद्र में कौन? पाटलि। उत्तर तक्षशिला, उत्तर तक्षशिला, उत्तर तक्षशिला। दक्षिण, 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 पश्चिम, पश्चिम, पूरब, पूरब। तोसली बोले तो कलिंग ना, तोसली बोलेगा तो कलिंग, तोसली बोलेगा तो तोसली बोलेगा तो उत्तरापथ, बोलेगा तो तक्षशिला। उत्तरापथ बोलेगा तो तक्ष, उत्तरापथ। दक्षिणी, 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 पश्चिमी, पश्चिमी, पूरब, पूरब, पूरब। बताना बोलेगा कि मगध का तुम्हारा प्रांतीय राजधानी हुआ करती थी। प्राचीनतम कौन था? पाटलिपुत्र। प्राचीनतम मतलब मध्य में कौन था? पाटलिपुत्र। उत्तर में तक्षशिला, उत्तर में तक्षशिला, उत्तर में तक्षशिला। दक्षिण में, दक्षिणी में, दक्षिण में, पूरब में, पूरब में तोसली। है ना? सीरीज एक बार सीरीज वाइज पढ़ा दिए तो आपको लगा कि पश्चिम में बोलेगा फिर मास्टर। भावना में तुरंत बह जाते हैं आप लोग। एक कहावत है कि बुलाएगी मगर आप लोग तुरंत चल जाइएगा। तो भाई साहब भावना में नहीं बहना है, जरूरी थोड़ी है जिस सीरीज में हम पढ़ाएं उसी में पूछेंगे। तो उत्तर बोलेगा तो क्या बोलेगा? तक्षशिला। दक्षिण में, दक्षिण में, पूरब में, पूरब में, पश्चिम में, मध्य में पाटलिपुत्र, मध्य में पाटलिपुत्र। कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। और तोसली बोलेगा तो कहां का? कलिंग। तोसली बोलेगा तो कलिंग। ध्यान में आ रहा है तुम्हारा मेरा बात? अब जितना पढ़े एक बार हमको बताना, टोटली जितना पढ़े बोलिएगा।
कि अशोक के 14 शिलालेख थे ना, कितने शिलालेख थे? 14। पूछेगा सबसे ज्यादा जो लेख लिखा गया है अशोक का किस लिपि में? ब्राह्मी। किस लिपि में? ब्राह्मी। किस लिपि में? ब्राह्मी। लेकिन सभी ब्राह्मी में है? सभी ब्राह्मी में नहीं। अरामाइक है कि नहीं है? खरोष्टी है कि नहीं है? खरोष्टी काय गो? दूगो। खरोष्टी काय गो? दो। पहला सबाजगढ़ी, सबाजगढ़ी ना, पहला सबाज, और दूसरा मानसेरा, दूसरा मानसेर, दूसरा मानसेर, दूसरा मान। यूनानी में भी तो लिखा हुआ मिला है। यूनानी में मिला है कि नहीं मिला है? मिला है ना हो। आपसे पूछेगा कि स्तंभ लेख जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा 7 गो है, 6 जगह अलग अलग मिला है तुम्हारा। पहला बोलिएगा टोपरा, पहला टोप, पहला टोपर, पहला टोपर, दूसरा मेरठ, दूसरा मेरठ, दूसरा मेरठ, तीसरा, तीसरा, तीसरा अरे राज है प्रयाग, चौथा, चौथा पांचवा नंदनगढ़ ना, पांचवा नंदनगढ़, छठा, छठा रामपुरवा ना। फिर से बोलना, पहला, पहला टोपरा ना, दूसरा मेरठ, दूसरा मेरठ, दूसरा मेरठ, दूसरा मेरठ, तीसरा, तीसरा प्रयाग ना, चौथा अरेराज, पांचवा नंदनगढ़, छठा रामपुर। 3 गो यूपी या 3 गो बिहार, 3 गो यूपी 3 गो बिहार, 3 गो यूपी 3 गो बिहार। यही था ना हो। बोलेगा कि तुम्हारा बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी की गुफाएं, भाई साहब बिहार के किस जिला में? जहानाबाद। किस जिला में? जहानाबाद। किस जिला में? जहानाबाद। यही है तुम्हारा बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी की गुफाएं किसके द्वारा बनाया गया? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के। बाद में इसका पुत्र भी शामिल हुआ था, क्या नाम था? दशरथ। क्या नाम था? दशरथ। बराबर की गुफाएं काय पार्ट में? 4। काय पार्ट में? काय पार्ट में? काय पार्ट में? नागार्जुनी 3, नागार्जुनी 3, नागार्जुनी 3। यही था ना हो। बोलेगा आपको कि भाई साहब भारत में चट्टानों को काट करके गुफा बनाने की वास्तुकला पहली बार कहां देखने को मिला? मौर्य काल में देखने को मिला ना। और मौर्य काल में पूछेगा भाई साहब कौन सी गुफा? बराबर की गुफा। कौन सा गुफा? बराबर। कौन सी गुफा? बराबर। बराबर की गुफा 4 गो था। पहला, पहला, पहला है, दूसरा, दूसरा लोमस ऋषि ना, तीसरा, तीसरा सुदामा ना, चौथा विश्व, चौथा, चौथा 4 गो में 2 गो में था तुम्हारा। 2 गो में कौन सा? पहला सुदामा ना, पहला, दूसरा, दूसरा। क्यों ना दिक्कत नहीं है हो। तो काटने यदि पूछेगा बराबर की गुफा तो रहेगा, यदि बराबर की गुफा नहीं रहेगा तो इस दोनों को याद रखना है। प्रांतीय राजधानी में पूछेगा कि प्राचीन कौन था तुम्हारा, क्या बोलिएगा? पाटलिपुत्र। प्राचीन पाटलिपुत्र। उत्तर तक्षशिला, उत्तर तक्षशिला। दक्षिण, दक्षिण, पश्चिम, पश्चिम, पूरब, पूरब। तोसली बोले तो कलिंग ना, तोसली बोले तो उज्जैन, बोले तो अवंती, उज्जैन बोले तो अवंती। याद है तुम्हारा? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा। मौर्य काल में बहुत सारा विभाग बनाया गया था। बहुत सारे विभाग में जो लेखा विभाग का प्रधान होता था, लेखा बोले तो जो अकाउंट का हिसाब रखता था तुम्हारा, उसके प्रधान को कहा जाता था अक्षपाटलाध्यक्ष। क्या कहा जाता था? अक्षपाटलाध्यक्ष कहा जाता था। जो कृषि विभाग, इसको स्टार मारो, खूब एग्जाम में पूछा गया है। कृषि विभाग के प्रधान को सीताध्यक्ष कहा जाता है। कौन सा? सीताध्यक्ष। ये यूट्यूब पे हम बतेबो किए हैं। बीस को विजेंद्र कुमार। चला डर काहे का है? वो एग्जाम है, मारने और काटने वाला बात थोड़ी है। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। और जो मेहनत किया वो डरता है हो, वो कभी डरेगा? तो और मजा आएगा उसको। एग्जाम देने में कोनो दिक्कत नहीं। एक बार हम चल गए थे, हालांकि ऑन कैमरा नहीं कहना चाहिए, वीडियो तीडियो नहीं काटेगा। हम चल गए थे किसी दूसरे के बदले में एग्जाम देने, और बहुत दिन हो गया।
तो जब गए एक सेंटर पे एक दिन दिए, दूसरा दिन भी बोला कि आप दे दीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। बोले ठीक है, दूसरा दिन भी दे दिए। तीसरा दिन भी एगो लड़का बोला दे दीजिए, बोले हमको तो मजे आता है, लो दे दिए। तीसरा दिन हमको डर लगने लगा, एक ही सेंटर पे आप 3 दिन जाइएगा, हालत नहीं खराब हो जाएगा। और जो चेक कर रहा था, हम मजाके मजाक में गए थे, ये नहीं कि कोई सब धंधा पानी सब होता था। मजाके में एगो दोस्त बोला कि हमसे नहीं हो पाएगा, अभी जॉब कर रहा है वो दिल्ली मेट्रो में, डीएमआरसी का था। ओकरा हम अभियो फोन करते कि एक जॉब हम दिलवाए, आज तक 1 रुपया नहीं भेजा है पगला। बोले कुछ पैसा हमको भी दे दो, एग्जाम हम ही निकलवाए थे। तो नहीं देता, 2 का हो गया था, 1 का नहीं हुआ था। 1 का कर नहीं हुआ था, वो लास्ट दिन वाला का। आगे हम इतना डर गए, क्या जो सिग्नेचर किया था, तो हम लोग क्या करते, सिग्नेचर करते तो नीचे से मारते हैं, वो पगला ऊपर से मार लेता। और हम क्या किए, ऐसे ही सिग्नेचर किया, नीचे से मार दिए। वो तेज था, जो चेक कर रहा था वो तेज था, बोला कि है हो तुम नीचे से लाइन मारा है, वो ऊपर से लाइन मारा है। हमारी हालत खराब। और हमको लगा कि हम गए आज, लेकिन आदमी बड़ा अच्छा था, बोला हमको पता है तुम नए हो। हम बोले, हम भी बोल दिया सर हम भी सही में नए हैं, लेकिन था दरभंगा तरफ का, जो चेक कर रहा था दरभंगा तरफ का। बोला ओरिजिनल नाम बताओ, तो बताएं। बोला झाजी है हो, बोले हाँ वो झाजी था। बोला कि चलो सब ठीक है, लेकिन आइंदा नहीं करना, जीवन का पहला और जीवन का आखिरी। उसके बाद जब निकले थे, जब पूछा कि कैसन गया, बड़ी मार मारे ओकरा को, गुस्सो तो निकालना था। अरे हालत खराब हो गया था, एसी में हमको लग रहा था कि पसीना हो रहा है। डर जाता है ना कोई। एग्जाम देने में हमको एक बार डर लगा, वो दोसर का। अपन तो कभी ने अपन ज्यादा देवे नहीं किए। एक बार यूपीएससी दिए, एक बार बीपीएससी दिए। यूपीएससी नहीं हो पाया, नाम के पीछे झा लगल है। पीटी फर्स्ट अटेम्प्ट निकाले 2019 वाला, और मेंस वाला थोड़ा ओवर स्मार्ट बन गए। इसीलिए पहली बार हमको लगा था कि नहीं, नॉलेज पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को। जिस दिन नॉलेज पे घमंड हो गया, मतलब समझ लीजिए कि आप तब ऊपर नहीं जा सकते। और उस दिन से हमको कोई बोलबो करता है कि नहीं हम ही सही है, भले वो गलत रहता है, हाँ तू ये सही है। जो भी ऐसा इंसान मिले, देखिए ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है, ज्ञान ना होना भी बहुत बड़ी बात है। वो जो बीच बिचौवा वाला रहता है ना, नहीं वो बीच बिचौवा जो छोटा सा ज्ञान लेके रहता है, वो कभी भी डिबेट करे तो हार मान लीजिए। कहिए हाँ बिल्कुल तू बोलेगा कि सूर्य घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, बोलो हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, सूर्य घूम रहा है। काहे कि उससे यदि आप उस बिहारी लैंग्वेज में थेथोलॉजी कहते हैं, वो सब थेथर होता है, वो सब ऐसे बात बोलेगा। वो हुआ 6 नंबर से मेंस नहीं हो पाया। और जिसके साथ हम मेंस लिखे थे, उसका नाम राहुल मीना था। मीना एक जनजाति है राजस्थान का। हम मेंस बगल में वो मेंस लिखा था। वो अभी भोपाल में एसपी है, मतलब समझ रहे हैं, एसपी का पावर। वो लाठी घुमार जाकर ओकरा से हमरा से 8 नंबर ओकरा कम था। हमरा जा 763 नंबर था, हमरा ओकरा कम था 8 नंबर। और देखिए वो लाठी चला रहा है, हम कलम चला रहे हैं। हालांकि मजा ये है में ज्यादा है हमको पढ़ाना। अब ना फॉर्म भरते ना कुछ भरते, एज अभी मेरा बहुत है, अभी एज इतना है कि हम 6 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन भाई साहब हम डालवे नहीं करते हैं, अब हमको मजा इसी में आ गया और हमको लगता है कि अब हमको करियर इसी में बनाना है। अब बीपीएससी में फाइनल नहीं हुआ, फाइनल छूट गया, इंटरव्यू हो करके छूट गया। तो एग्जाम में बैठना है तो डरना उड़ना नहीं है, या तो होगा या तो नहीं होगा। अब इसके लिए हार्ट अटैक आ जाएगा पगला तोरा, ऐसे कभी भी मत सोचो क्या होगा। पढ़ा है तो होबे करा, नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा, चाहे कुछ हो कर लो। और एग्जाम का प्रेशर बड़ा खतरनाक होता है।
क्लास में आपको 2 घंटा बोरिंग लगेगा, हो सकता है, लेकिन हालांकि हमारा क्लास में बोरिंग लगता है, मेरे क्लास में तो नहीं लगता होगा, लेकिन रूम पे पढ़ो 1 घंटा आधा घंटा तो बोर हो जाते हैं हम लोग। एग्जाम हॉल में 3 घंटा भी कम पड़ जाता है, नहीं हो जाता है। एग्जाम ग्रेजुएशन का जब एग्जाम देते होंगे आप लोग, भाई साहब 120 के स्पीड में हाथ चलता है। खास करके यदि उधर से कोई होगा, सुपौल सहरसा में बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं, बीएन मंडल वाला से होगा, उधर हम देखते हैं खतरनाक। हमारी बहन गई थी एग्जाम देने के लिए, और वो हमको बोली थी कि तुम बस खिड़की के पास खड़ा रहना, कहीं जाना मत। हमने कहा है तो चोरी पेज हमको फाड़ के देते रहना। 3 घंटा भी कम पड़ जाता है, और लगेगा कि 10 मिनट और दे दे, लिख ले। तो एग्जाम का प्रेशर बड़ा खतरनाक होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि मॉक टेस्ट कभी भी मारिए, रूम पे मत मारिए। जब भी टेस्ट मारते हैं 500 लड़का के बीच में मारिए। जब 500 के बीच में मारिएगा तो एक एग्जाम वाला प्रेशर बनता है, घर में कोनो प्रेशर नहीं बनता है। 2 क्वेश्चन बना, अच्छा चलो पॉज कर देते हैं, थोड़ा चाय पी के आ जाते हैं। इसीलिए टेस्ट कभी भी प्रॉपर, यदि चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बने, अकेला कभी भी टेस्ट मत मारिए। और बच्चा का रिजल्ट गड़बड़ा रहा है, उसका मेन कारण ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है, मानते हैं कि सस्ता कर दिया है पढ़ाई को, लेकिन ऑनलाइन जो है वो तुम्हारा रिजल्ट भी गड़बड़ाता है। अभी इतना लड़का देख रहा है, करीब 400 लड़का देख रहा है, उतना लड़का भी हमको देख रहा होगा, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेट आप लोग कर पा रहे होंगे वो कॉन्सेंट्रेट वो लोग नहीं कर पा रहा होगा। क्योंकि उसका मन बड़ा कुत्ता चीज होता है, भटकते रहता है। दुनिया में सबको कंट्रोल कर सकते, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। पढ़ रहे ध्यान कहीं और चल गया तुम्हारा। तो मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल वाला काम है। इसीलिए टेस्ट कभी भी मारिए तो आप बैठ के 500 के बीच में मारिए, तब आपको प्रेशर हैंडल करने के लिए आएगा। अब मस्त होके एग्जाम देने जाइए, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसा जिंदगी हमारी थोड़ी छीन जाएगा। हो अगला बार डालेंगे, दूसरा डालेंगे। इसी लोग नहीं समझ पाता है, पैसा कमाने का जरिया सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। पैसा बिहार यूपी वाला का सोचे ही बन गया है कि पैसा कमाने का जरिया सिर्फ सरकारी नौकरी है। अरे सरकारी नौकरी नहीं होता है तो हम बिहार में ऐसा ऐसा लड़का को देखे कि मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। उसको पढ़ा लिखा इंसान मानवे नहीं करिएगा। जिसके पास नॉलेज है वो कभी भी भूखा नहीं मर सकता वो। और अभी देखिए कितना आप लोग कमाइए, कितना आएगा? 50,000 आएगा। सरकारी नौकरी में जाओ कितना आएगा? 50,000 जाएगा। 56 है, हम 4 लाख लेते हैं। तो हम बड़का कि तू बड़का? हम न हो पैसा का सिक्योरिटी हो गया आप लोग का बढ़िया, आप लोग सिक्योर हो गए, बस यही है अंतर, और कुछ नहीं है तुम्हारा, इससे ज्यादा है ये नहीं। हम लोग में सिक्योरिटी नहीं है, कब चल जाएंगे चना खेत में पता नहीं चलेगा। लेकिन भाई साहब एक होता है ना, पैसा नॉलेज है तो पैसा आपके पास आएगा, नॉलेज नहीं है तब तो कुछ भी कर लीजिए आप पैसा। तब दिल्ली पंजाब है, ठेला गाड़ी गरकाओ, गांव में खेती करो। इसीलिए डरना नहीं है। चला तो कृषि विभाग का प्रधान को क्या कहा जाता है? सीतादेव। क्या कहा जाता है? खनिज विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? अकारा। मारो एकरा भी स्टार मारो, इसको भी स्टार मारो। कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज यहीं तक रहने दो, इसके आगे ले चलेंगे हम कल। आज थोड़ा हम भाषण दे दिए क्या है? हालांकि हम कोशिश करते हैं भाषण ना दे, पढ़ाते ही रहे, लेकिन आज ये बोल दिया। ऑनलाइन वाला समझ आया तो 5 दबा फटफट। अभी डलवा देते हैं, पीडीएफ डलवा देते हैं।